तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, यानी कि भाप के ऊष्मागतिकीय गुणधर्म। इसमें हम 7 टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। सैचुरेटेड टेम्परेचर, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, लिक्विड रीजन, वेपर रीजन, वेट स्टीम और ड्राइनेस फ्रिक्शन। यदि समय रहा तो हम 1-2 टॉपिक और भी आज क्लियर कर लेंगे। तो इन सब टॉपिक को हमें पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है तापमान आयतन ग्राफ, टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम, टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम। तो देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में क्या होता है, हमें डायग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो टरबाइन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लगभग एक मंजिल के बराबर टरबाइन होते हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्लेडें होती हैं। उन टरबाइनों को घुमाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली स्टीम की आवश्यकता होती है। इस स्टीम को प्राप्त करने के लिए ही हम इस डायग्राम का उपयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम नहीं था, फिर कुछ और मापदंड थे उनके वैज्ञानिकों के, फिर धीरे धीरे तकनीकी में सुधार हुआ और आज वर्तमान समय में ये डायग्राम है। हमें इस डायग्राम से आसानी से बात पता चल जाती है कि हमें किस टेम्परेचर पर आवश्यक प्रेशर वाली स्टीम प्राप्त होगी। तो इस डायग्राम में क्या होता है, हम सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाला जल लेते हैं, उसको धीरे धीरे हम ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो हम जैसे जैसे ऊष्मा प्रदान करते हैं वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। जैसे पहले 10 डिग्री बढ़ता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे ऐसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ऐसे करके उसका टेम्परेचर बढ़ता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ तक बढ़ने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर हो जाता है, उसके बाद वह उबलने लग जाता है। उबलने क्यों लग जाता है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वह वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर हो जाता है। उसका प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय प्रेशर कितना है, 1 बार। जब वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है। अब केवल उसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, क्योंकि हम हीट तो दे रहे हैं, उबलता जा रहा है जल, वह धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से और धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका आयतन बढ़ रहा है। बिंदु 2 से बिंदु 3 तक, यहाँ तक उसका आयतन बढ़ता जाता है। अब बिंदु 3 पर ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर ये पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा लिक्विड यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस बिंदु पर वापस से इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। यदि बिंदु 3 पर हमें इसे ऊष्मा प्रदान करता है, वेपर को, जो केवल वाष्प बची है इस जल की, अब इसको हम टेम्परेचर प्रदान करते हैं, तो वापस से इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। बिंदु 3 से 4 तक यह बढ़ता रहता है। इसी टेम्परेचर और प्रेशर वाली स्टीम का हम टरबाइन पर उपयोग करते हैं। देखिए क्या होता है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये जो बिंदु 3 से 4 तक स्टीम है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से केवल इसी स्टीम का हम प्रयोग करेंगे, तभी टरबाइन आसानी से घूम पाएगा। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जल का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। लेकिन हमें एक बात नहीं सिखाई जाती कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर तो उबलेगा, लेकिन वो 100 डिग्री सेल्सियस पर कब उबलता है, जब उसके ऊपर जो वायुमंडलीय लगने वाला प्रेशर है, वायु द्वारा लगने वाला प्रेशर है, वो एक बार हो। यदि हम इस प्रेशर को बढ़ा दें, इस प्रेशर को हम 2 बार कर दें, तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है, इसका प्रेशर यदि हम 2 बार कर दें तो बॉइलिंग टेम्परेचर 240 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
इसी प्रकार से यदि हम इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर घटा दें, यदि हम इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर घटा दें, इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर हम 0.8 बार ये कर दें, तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी घट जाएगा। ठीक है, वो बॉइलिंग टेम्परेचर 90 डिग्री 80 डिग्री ये हो जाएगा। अब इसमें हम प्रेशर बढ़ाते क्यों हैं इसका, ये बात ध्यान दीजिए। इसका एक रीज़न है, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं, जल के ऊपर लगने वाला प्रेशर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारे समय की बचत होती है, हमारे टाइम की बचत होती है। टाइम की बचत किस प्रकार से होती है, आप ग्राफ में देखिए। जब टेम्परेचर और प्रेशर कम है तो ये जो बिंदु 2 से 3 वाली लाइन है ये बड़ी है। जो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन है ये बड़ी है। यदि हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन छोटी हो जाती है, जिससे हमारा समय बच जाता है। यानी कि हमें वो स्थिति कम समय तक रहती है जहाँ पर केवल आयतन बढ़ता है और टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। हमें बॉयलर का में हमें जो स्टीम है उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर हाई चाहिए, तभी उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं। हम इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। आपने नाम भी सुना होगा क्रिटिकल बॉयलर। क्रिटिकल बॉयलर क्या होते हैं, जो क्रिटिकल प्रेशर पर काम करते हैं। क्रिटिकल प्रेशर कितना, 220 बार प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। इतने हाई प्रेशर पर जो बॉयलर काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल बॉयलर। इसका काम क्या होता है, इससे इतनी हाई प्रेशर वाली जो स्टीम है उससे टरबाइन बहुत ही तेजी से घूमता है और हमें बिजली बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं संतृप्त तापमान, सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो ये क्या होता है, वह तापमान जिस पर जल अपनी अवस्था परिवर्तित कर वाष्प में बदलता है। ध्यान देना, वाष्प में बदलता है, संतृप्त तापमान कहलाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वाष्प में बदलना मतलब उबलना। तो जल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जल का जो उबलने वाला टेम्परेचर, वो जरूरी नहीं है 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे यहाँ पर जल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। कितने प्रेशर पर, 1 बार प्रेशर पर। यदि हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर 2 बार कर देते हैं, तो जल का बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ये प्रेशर कुकर में यही काम आता है। जो प्रेशर कुकर में क्या होता है, देखिए, हम जल के ऊपर लगने वाले प्रेशर को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, ये ऊपर ये जो ढक्कन है इसको लगाकर। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जल अधिक टेम्परेचर पर उबलता है। जब जल अधिक टेम्परेचर पर उबलता है तो सब्जी आसानी से और जल्दी समय में पक जाती है। इसी वजह से प्रेशर कुकर हमारे ज़्यादा काम में आता है। सब्जी पकाने में, खाना पकाने में वगैरह आपके घरों में भी होगा। इसी प्रकार से यदि हम प्रेशर को, जल के ऊपर लगने वाले प्रेशर को घटा दें, यहाँ पर 0.9 बार प्रेशर यदि हम कर दें, जैसे ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो वायु है उसका घनत्व कम होता है, इसीलिए वहाँ पर जो प्रेशर है वो भी कम होता है और वहाँ पर जो जल का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी कम होता है। तो देखिए, आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहाड़ों पर खाना जल्दी पकता है या लेट पकता है। तब आप एक बार सोचेंगे कि जल जल्दी उबल जाता है तो खाना जल्दी पकेगा, लेकिन नहीं, जल जल्दी उबलता है लेकिन उसका टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर ही खाना पकता है। तो यहाँ पर पहाड़ों में खाना लेट पकता है क्योंकि यहाँ पर जो जल का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संतृप्त द्रव रेखा। संतृप्त द्रव रेखा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्या होती है ये? अलग अलग दाब पर जब पानी वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है तो आरेख पर उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को संतृप्त द्रव रेखा कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप,
वह बिंदु जहाँ पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। तो आरेख में वो बिंदु कहाँ पर है, आप देखिए बिंदु 2 और बिंदु 6 पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो आरेख में बिंदु 2 और 6 को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसे ही संतृप्त द्रव रेखा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहते हैं। यह रेखा बिंदु 9 से 10 तक होती है, इतनी लंबी। तो आप देखिए बिंदु 2 पर जो जल उबल रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, लेकिन बिंदु 6 पर जो जल उबल रहा है वो 240 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, संतृप्त वाष्प रेखा, सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्या होती है ये? अलग अलग दाब पर जब द्रव पूरी तरह से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो आरेख में उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को संतृप्त वाष्प रेखा कहते हैं। तो आप सबसे पहले इस आरेख पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर वो बिंदु कहाँ पर है जहाँ पर जल पूरी तरह से वाष्प में परिवर्तित हो गया है। देखिए तो यहाँ पर बिंदु 3 और बिंदु 7 पर जल पूरी तरह से वाष्प में परिवर्तित हो गया है। तो बिंदु 7 और बिंदु 3 को मिलाने वाली जो है रेखा है, इसे ही हम सैचुरेटेड वेपर लाइन कहते हैं। ये रेखा बिंदु 10 से बिंदु 11 तक होती है, इतनी लंबी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, लिक्विड रीजन, द्रव क्षेत्र। क्या होता है ये? संतृप्त द्रव रेखा के बाएं ओर का वह क्षेत्र जहां पदार्थ की केवल द्रव अवस्था पाई जाती है, द्रव क्षेत्र कहलाता है। देखिए फिर से आप आरेख में ध्यान दीजिए, संतृप्त द्रव रेखा कौन सी है? जैसे अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया था, बिंदु 9 से 10 तक वाली जो रेखा है, इसे ही हम संतृप्त द्रव रेखा कहते हैं। इससे बाईं ओर का क्षेत्र यानी कि ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम द्रव क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर केवल लिक्विड पाया जाता है, यहाँ पर केवल लिक्विड पाया जाता है, इसलिए लिक्विड यानी द्रव, जो द्रव का एरिया है उसे हम क्या कहेंगे? द्रव क्षेत्र। तो इसीलिए इसे हम द्रव क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वाष्प क्षेत्र। इसे हम कहते हैं सुपर हीटेड वेपर रीजन। क्या होता है ये? संतृप्त वाष्प रेखा के दाएं ओर का वह क्षेत्र जहां पदार्थ की केवल वाष्प अवस्था पाई जाती है, वाष्प क्षेत्र कहलाता है। तो संतृप्त वाष्प रेखा देखिए यहाँ पर कौन सी है? जो ये बिंदु 10 से बिंदु 11 तक की रेखा है, इसे ही हम संतृप्त वाष्प रेखा कहते हैं। इस रेखा के दाएं ओर का क्षेत्र, यह क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम कहते हैं वाष्प क्षेत्र। वाष्प क्षेत्र किस लिए? क्योंकि यहाँ पर केवल ड्राई स्टीम पाई जाती है, सुपर हीटेड स्टीम पाई जाती है, इसीलिए हम इसे सुपर हीटेड वेपर रीजन कहते हैं। रीजन मतलब एरिया यानी क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, गीली भाप, वेट स्टीम। क्या होती है ये? ऐसी भाप जिसमें कुछ मात्रा में जल उपस्थित हो, वेट स्टीम कहलाती है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, जब हम जल को गर्म करते हैं, यहाँ पर केटली में ये जो बर्तन है इसमें देखिए हम जल को गर्म करते हैं, तो वो डायरेक्ट तो भाप में नहीं बदलता, धीरे धीरे बदलता है। तो ये जो धीरे धीरे बदलता है, जो ये भाप बनाता है शुरुआत की, सबसे पहले प्रारंभिक भाप, इसे ही हम वेट स्टीम कहते हैं। और जब इस भाप को भी हम और गर्म करते हैं तो ये भाप बदलती है ड्राई स्टीम में। अब एक और बात ध्यान दीजिए, जो सर्दियों में जो वातावरण में भाप होती है, नमी होती है, उसे ही हम वेट स्टीम कहते हैं। और जो गर्मियों में वातावरण में भाप होती है उसे हम ड्राई स्टीम कहते हैं, क्योंकि वो सूखी होती है, उसमें आर्द्रता नहीं होती है, उसका टेम्परेचर अधिक होता है, इसीलिए उसे हम ड्राई स्टीम और सर्दियों वाली भाप को वेट स्टीम कहते हैं। तो अब आरेख में देखिए ये कहाँ पर है? आरेख में यहाँ पर है, देखिए बिंदु 2 से 3 के बीच में ये यहाँ पर होती है। तो आप देखिए एक बात, जैसे जैसे हम बिंदु 2 से 3 की तरफ जाते हैं, इस भाप की मात्रा, गीली भाप की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे जल गर्म होगा भाप की मात्रा बढ़ती जाएगी। बिंदु 3 पर आकर पूरा का पूरा जल गीली भाप में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं शुष्कता भिन्न। देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए, ये मोस्ट टॉपिक है आपका, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ड्राइनेस फ्रिक्शन लगभग हर पेपर में आता है, इसलिए आप इसे मोस्ट लगा लीजिए। ड्राइनेस फ्रिक्शन ये क्या होता है? शुष्क संतृप्त भाप के द्रव्यमान एवं मिश्रण क्या होता है? जो पूरी भाप है, पूरी भाप में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ड्राई स्टीम शुष्क भाप और वेट स्टीम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? शुष्क संतृप्त भाप के द्रव्यमान एवं मिश्रण के कुल द्रव्यमान का अनुपात शुष्कता भिन्न कहलाता है। अर्थात जो संपूर्ण मिश्रण है, संपूर्ण भाप है, उसमें शुष्क संतृप्त भाप ड्राई स्टीम की मात्रा को ही शुष्कता भिन्न ड्राइनेस फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। शुष्कता भिन्न को हम x से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर शुष्कता भिन्न इज इक्वल टू शुष्क संतृप्त भाप का द्रव्यमान mg, इसको हम mg से व्यक्त करते हैं, अपॉन मिश्रण का द्रव्यमान यानी भाप का टोटल द्रव्यमान m, भाप के द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू mg अपॉन m। mg क्या है? ये ड्राई स्टीम का द्रव्यमान, और m क्या है? m है mf प्लस mg, यानी कि टोटल भाप का द्रव्यमान। टोटल भाप में क्या क्या है? दो कंपोनेंट है, एक तो ये गीली भाप और ये सूखी भाप। इन दोनों का मिलाकर जो द्रव्यमान है उसे ही हम कहते हैं क्या? टोटल भाप का द्रव्यमान। और mg केवल ड्राई भाप का द्रव्यमान, शुष्क भाप का द्रव्यमान। तो इसी अनुपात को हम कहते हैं शुष्कता भिन्न। यहाँ पर बताया भी गया है mf इज इक्वल टू जल वाष्प का द्रव्यमान, जल वाष्प यानी गीली भाप। अब यहाँ पर एक इक्वेशन, इसको आप बहुत ध्यान रखना, न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि शुष्कता भिन्न 1 है तो mg 100% होगा। तो आप देखिए शुष्कता भिन्न 1, यदि शुष्कता भिन्न 1 है तो mg 100% होगा। शुष्कता भिन्न 1 कब होगी? हम मान लेते हैं शुष्कता भिन्न 1 है, इज इक्वल टू 1 कब होगी? जब शुष्क संतृप्त भाप का द्रव्यमान mg और मिश्रण का द्रव्यमान m दोनों बराबर हो। हम मान लेते हैं शुष्क संतृप्त भाप का द्रव्यमान 3 है और मिश्रण टोटल भाप का द्रव्यमान भी 3 है। ये कब होगा? जब हम शुष्क संतृप्त भाप यानी mg का मान हमने 3 ले लिया। अब मिश्रण का द्रव्यमान 3 कब होगा? जब mf इज इक्वल टू 0 होगा, तभी तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 होगा और 3/3 इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर 3 हमने माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2/2, 1/1, 4/1, कुछ भी। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि यदि शुष्कता भिन्न 1 है तो टोटल मिश्रण में mg 100% होगा। ठीक है, यानी शुष्क जो स्टीम है, ड्राई स्टीम है, वो 100% होगी मिश्रण में। इसी प्रकार से यदि शुष्कता भिन्न 0 है तो mg 0 होगा, यानी कि जब शुष्कता भिन्न 0 है तो mg 0 होगा। मान लेते हैं शुष्कता भिन्न 0 है तो mg 0 कब होगा? जब शुष्क संतृप्त भाप का द्रव्यमान 0 और मिश्रण का द्रव्यमान कुछ भी, जो भी आप ले सकते हैं, मिश्रण का द्रव्यमान में क्या होगा? आप देखिए यहाँ पर आपके ध्यान देने योग्य चीज़ है। शुष्कता भिन्न 0 कब होगी? जब ऊपर 0 होगा, ऊपर यानी mg का मान 0 होगा। अब यदि mg इज इक्वल टू 0 हो गया है तो मिश्रण में क्या बची? mf बची। mf 100% होगी अब, ठीक है, तो mf 100% होगी तो mg 0 होगी। इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध होता है कि शुष्कता भिन्न यदि 0 है तो mg भी 0 होगा। इस इक्वेशन में mf 100% होगा और इस इक्वेशन में mg 100% होगा। बहुत ही ध्यान देने योग्य चीज़ है ये। जेई के पेपर में जितने भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड पेपर हैं उनमें MCQ में ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं आर्द्रता भिन्न, वेटनेस फ्रिक्शन। क्या होती है? भाप में उपस्थित वाष्प की मात्रा को आर्द्रता भिन्न कहते हैं। इसे हम y से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
तो आर्द्रता भिन्न इज इक्वल टू वाष्प का द्रव्यमान अपॉन भाप का द्रव्यमान। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, शुष्कता भिन्न में क्या था, शुष्क भाप का द्रव्यमान अपॉन टोटल भाप का द्रव्यमान। आर्द्रता भिन्न में क्या है, वेट स्टीम, वाष्प को हम कहते हैं वेट स्टीम का द्रव्यमान अपॉन टोटल भाप का द्रव्यमान। मतलब जो टोटल भाप है उसमें वेट स्टीम की मात्रा कितनी है, बस उसे ही हम आर्द्रता भिन्न कहते हैं। बिल्कुल हर टॉपिक सिंपल है, आप समझ के पढ़ोगे तो इसमें हर टॉपिक सिंपल आता है। तो अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू एम एफ प्लस एम जी, यानी कि y इज इक्वल टू एम एफ अपॉन एम एफ प्लस एम जी। एम एफ क्या है, वाष्प का द्रव्यमान, एम जी क्या है, ड्राई स्टीम शुष्क भाप का द्रव्यमान। ठीक है, तो भाप के जैसे मैंने भी पहले बताया दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो भाप में एक तो होती है जो गीली भाप और एक है सूखी भाप। गीली भाप एमएफ और सूखी भाप एमजी, इन दोनों को मिलाकर बनती है टोटल भाप। तो यहाँ पर फॉर्मूला में हमने बता दिया, इसमें भी वो दोनों इक्वेशन लागू होती है, यानी कि यदि आर्द्रता भिन्न 1 है, यदि आर्द्रता भिन्न y इज इक्वल टू 1 है तो एमएफ 100% होगा। जैसे हमने पहले बताया था, एक कब होगा, जब यहाँ पर वाष्प का द्रव्यमान और भाप का टोटल भाप का द्रव्यमान दोनों समान हो, इक्वल हो। तो हम यहाँ पर जैसे हमने पहले लिया था, तो यहाँ मान लेते हैं वाष्प का द्रव्यमान भी 3 और भाप का द्रव्यमान भी 3/3 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से आर्द्रता भिन्न 1 होगी। और यदि आर्द्रता भिन्न 0 है तो वाष्प का द्रव्यमान भी 0 होगा, एमएफ भी 0 होगा। देखिए आर्द्रता भिन्न 0 कब होगी, जब ऊपर 0 होगा, ऊपर यानी वाष्प का द्रव्यमान 0 होगा अपॉन मिश्रण। तो मिश्रण कुछ भी हो सकता है, मिश्रण हमने एमएफ का मान तो 0 ले लिया है, अब मिश्रण में बचा क्या, एमजी यहाँ पर 100% होगा। तो आप देखिए यदि आर्द्रता भिन्न 1 है तो एमएफ 100% है, यदि आर्द्रता भिन्न 0 है तो एमजी 100% है। ऐसा ही उधर हो रहा था, शुष्कता भिन्न 1 थी तो एमजी 100% था, शुष्कता भिन्न 0 थी तो एमएफ 100% था। इन दोनों को आप बहुत ध्यान रखना, इनमें कन्फ्यूजन होता है, आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। और एक और चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि सर्दियों में जो भाप होती है वातावरण में उसे ही हम एमएफ वेट स्टीम कहते हैं, और जो गर्मियों में वातावरण में भाप होती है उसे ही हम ड्राई स्टीम एमजी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, संतृप्त द्रव सैचुरेटेड लिक्विड। ये क्या होता है, वाष्पीकृत होने वाले द्रव को संतृप्त द्रव कहते हैं, यानी कि उबलने वाला जो पानी है, द्रव है, उसे ही हम संतृप्त द्रव कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बॉइलिंग टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। यदि हम प्रेशर को घटा दें तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी घट जाएगा। यदि हम प्रेशर को बढ़ा दें तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, संतृप्त वाष्प सैचुरेटेड वेपर। क्या होता है, संतृप्त वाष्प एक ऐसी अवस्था है जहां पर पानी की अधिकतम मात्रा वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ध्यान दीजिए, संतृप्त वाष्प हमने भी पहले क्या पढ़ा था, संतृप्त द्रव क्या था, जब पानी उबलने लग जाता है तो उसी स्थिति को संतृप्त द्रव कहते हैं, उबलते हुए पानी को संतृप्त द्रव कहते हैं। इधर देखिए संतृप्त वाष्प, इसका मतलब है जैसे हम पानी को गर्म करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा का पूरा पानी, ये जो बर्तन में पूरा पानी है, पूरा का पूरा पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी अवस्था को, जब पूरा पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो इसी भाप को हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर, संतृप्त वाष्प। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक आज हमने क्लियर कर लिए हैं, इसमें 2-3 टॉपिक और भी हैं। यदि आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बहुत जल्द से जल्द उन टॉपिकों पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको यदि वो टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं जल्द, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।